चलो तो आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, यानी कि जो मात्रक आधारित होते हैं क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं। देखो काफी सारी चीजें याद करनी होंगी, कुछ हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, वेग की हमसे यूनिट पूछ रहा है। तो देखो वेग बोल दें, वेलोसिटी क्या होती है, अब मैथ्स में भी पढ़ते हो, स्पीड बोलते हो वहां पर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कहते हो। तो यहाँ हम उसको वेलोसिटी बोल देते हैं। वैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम यूनिट अगर देखें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, दूरी है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो देखा जाए तो स्पीड बोल दें या वेलोसिटी बोल दें, इनकी यूनिट क्या हो गई है, मीटर अपॉन में सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया एवरेज वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मौलिक मात्राएं क्या होती हैं। देखो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स। वो कौन कौन सी हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला। यानी ये 7 जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। यानी ये एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती हैं। तो वैसे तो आंसर हमें मिल गया है कि आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, समझना ये फ्री का स्वतंत्र का क्या लॉजिक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला जो होता है बल का, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। हम अगर बात करना चाहें कि यहां से हमें मात्रक निकालने हैं, डायमेंशन विमा लिखनी है, तो देखो थोड़ा सा, मास जो होता है वो तो यहाँ रखा हुआ है किलोग्राम, तो वो तो एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन जो है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मीटर ये रही, सेकंड ये रही। दैट मीन्स ये सब तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन जो बाकी सब क्वांटिटीज हैं वो किसी न किसी पे डिपेंड कर रही हैं, जैसे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है इन चीजों पे। तो एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती है, तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये तो इन चीजों पे डिपेंड कर रही है ना। लेकिन ये चीजें जो बाकी हैं, ये साथ, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि स्पीड जो है, अभी हमने स्पीड की यूनिट निकाली थी मीटर पर सेकेंड, तो आप देख सकते हो स्पीड जो है, चाल जो है या वेग जो है, वो डिपेंड दो चीजों पे कर रहा है। और ये दोनों जो क्वांटिटीज है यहाँ बैठी है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आपको याद रखनी है। कई बार एसएससी पूछ लेता है, ये टेम्परेचर की हो गई, ये करंट की हो गई, इस तरीके से ये टाइम की हो गई। ये सब सातों की सातों क्वांटिटीज पूछ ली जाती हैं कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कौन सी है। तो पहली बात तो ये फ्री है, एक दूसरे से किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। और इसके अलावा दूसरी जो होती है, बाकी सारी जो बचनी, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि वो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सब एसएससी के क्वेश्चंस हैं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है, क्या लेंथ थी, तो बिल्कुल लेंथ थी हमारे उसमें, टाइम भी थी, मास भी था। क्या वेट हो सकता है, वजन। देखो वेट, बाहर का क्या फॉर्मूला होता है, एम गुणा में जी। तो वेट इन चीजों पे, दोनों पे डिपेंड कर रही है। ये मास है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि एक तरीके से बोलूं तो त्वरण ही तो हुआ, ये एक्सेलरेशन ही तो हुआ, जो कि खुद मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दैट मीन्स वेट इन दो पे डिपेंड कर रहा है, बाकी ये सब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, और जो वेट है वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, जिनको व्युत्पन्न किया जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो उनका नाम खुद डिराइव्ड, नाम में आंसर है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न मात्राएं, व्युत्पन्न इकाइयां, यूनिट्स कह देते हैं इनको, जो फंडामेंटल से बनाई जा सकती हैं, इनको यूज करके बाकी सब बनाई जा सकती हैं। तो दो ही कैटेगरी बताई थी मैंने आपको यूनिट्स की, एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। फंडामेंटल है जो 7 है, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती है, और इनकी मदद से ये निकाली जा सकती है डिराइव्ड वाली। और ये खूब सारी हो सकती है, ये इनसे बनाई जा सकती है, बट ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न मात्रा है। तो उन सातों के अलावा जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेंथ अपने आप में एक फंडामेंटल है, टाइम है, मास है, तो वो सात तो आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों बैठे हैं उसमें। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम दो पे डिपेंड कर रही हैं, और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ही हैं। तो आंसर क्या हो गया? वेलोसिटी। तो आपको देख के पता चल जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, एक दो बार अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस देख रखी है तो आप खुद ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता फोर्स, तो आपको फोर्स का भी पता होता कि फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास फंडामेंटल है बट ये नहीं है, दैट मीन्स ये भी डिराइव्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां कौन सी होती हैं? डू नॉट है, उनके पास क्या नहीं होता है? तो देखो क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। सदिश अदिश नाम में है दिशा, इनको डायरेक्शन एज वेल एज इनका मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगती हैं, इनकी कोई भी डायरेक्शन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनको डायरेक्शन चाहिए होगा, जैसे फोर्स, ये सब क्वांटिटीज जो होती हैं, टॉर्क हो गया, मोमेंटम, इन सब में वेक्टर है। स्केलर हो गई, ये सिंपल क्वांटिटीज हो गई जो मास, टेम्परेचर, ये सब। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको क्या नहीं चाहिए? तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ना, मैग्नीट्यूड यानी कि एक तरीके से अमाउंट, 10 20 50 जो भी है वो तो चाहिए होगा। यहाँ भी देखो मैग्नीट्यूड, तो ये तो चाहिए होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब क्या चीज नहीं चाहिए? तो आंसर क्या हो गया? डायरेक्शन। डायरेक्शन की नीड किसको होती है? वेक्टर क्वांटिटी को, दिशा के सहित। नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी की अभी हमने बात की, इनका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण एज वेल एज डायरेक्शन, दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होगी। जैसे स्पीड अगर बोल दी जाए तो मैं कह सकता हूं 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यानी हिंदी में चाल। इसको सिर्फ डेटा बता दो सफिशिएंट है, बिकॉज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। लेकिन अगर यहाँ पर वेलोसिटी होता, तो वेलोसिटी के साथ हमें ये कहना पड़ता कि 60 मीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट या टुवार्ड्स वेस्ट, तब वो वेलोसिटी यानी कि वेग बनता। तो इसको साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होगी, तो वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों की नीड होगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? अदिश राशि कौन सी है? अदिश यानी कि जिसको दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे तो याद भी रखनी है आपको ये सारी की सारी क्वांटिटीज। देखो वेलोसिटी, अभी हमने बात की कि वेलोसिटी तो वेक्टर है, इसको डायरेक्शन चाहिए। फोर्स, फोर्स को भी तो डायरेक्शन चाहिए ना, बिकॉज फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो ये एक्सेलरेशन है, त्वरण, ये खुद अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स फोर्स जो है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की नीड होगी। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होना चाहिए, ये कोणीय गति, कोणीय संवेग बोल देते हैं इसको। कोणीय संवेग जो होता है, अगर मैं नॉर्मल संवेग आपको बोलूं मोमेंटम, तो वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और अगर एंगुलर है तो इसमें रेडियस का मल्टीप्लाई और हो जाता है। तो देखो आपको दिख रहा है ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बैठी है। तो ओवरऑल मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम भी, ये तो सिंपल मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा रेडियस का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलूं, ये कहलाता है विभव। विभव जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है, तो बाकी सबको डायरेक्शन की नीड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? कौन सी वेक्टर नहीं है? दैट मीन्स स्केलर है, जो ओनली इसको जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए। स्पीड, आज हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि जो स्पीड होती है, स्पीड और वेलोसिटी दो ही तो टर्म है, इसको दोनों चाहिए। इसको सिर्फ मोमेंट मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। इसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगी, तो आंसर यही मिल गया। बाकी टॉर्क हो गया, जो ये टॉर्क है, विस्थापन हो गया, ये सब चीजें क्या है? हमेशा डायरेक्शन मांगती है ये, बाकी सारे डायरेक्शन मांगते हैं। तो स्पीड हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी सदिश राशि है? देखो मोमेंटम, अभी हमने बात की थी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर बैठी है एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम हमारा क्या हो जाता है? वेक्टर। इसको डायरेक्शन की नीड चाहिए, प्रेशर को भी नहीं चाहिए होती,
प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको भी नहीं चाहिए, एनर्जी जो है इसको भी नहीं चाहिए, वर्क को भी नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये तीनों तो स्केलर है, लेकिन मोमेंटम जो है इसमें वेलोसिटी बैठी है, और मोमेंटम वैसे भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो आपको तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज एक दो बार पढ़ करके याद रखनी पड़ेंगी, तो याद हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कॉमन कंसेप्ट होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपको याद हो गई तो उसके अलावा सारी की सारी स्केलर ही मिलेंगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वेट, भार, वजन। देखो वजन जो होता है, वेट, इसको हम mg लिखते हैं, या मैं यूं बोलूं मास को मैं मास लिख सकता हूं, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, तो इसको वैसे तो त्वरण ही कहा जाएगा ना। तो मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का। दैट मीन वेट एक तरीके का क्या है, फोर्स है। हम जो केजी बोलते हैं किलोग्राम, वो इस मास की यूनिट होती है, किलोग्राम, केजी। तो केजी से कंफ्यूज नहीं होना है, वजन देखते आप केजी लगा दो, वो मास की यूनिट है, ये वेट की पूछ रहा है। और वेट एक तरीके से क्या है, फोर्स ही तो है, न्यूटन के अंदर ही तो निकाला जाता है ये। तो आंसर क्या हो गया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। वैसे फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट, भार, क्या हो गई है, न्यूटन। बाकी ये सब मास की यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। देखो ओम का जो नियम था, ओम्स लॉ, वो रेजिस्टेंस को बताता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है जब उसको देखा गया तो वो वायर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो भी वायर है, कोई भी ऐसा वायर हो सकता है, तो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्षेत्रफल है, और जो लेंथ है, इसके साथ इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो इसके लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो एरिया इसके साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से जब हम ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं रो। तो रो लेंथ अपॉन में एरिया। अब ये जो रो है, इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंदी में इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी का मात्रक पूछना चाह रहा है। तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया अपॉन में लेंथ। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम। अब एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। नीचे एक लेंथ में ऑलरेडी मीटर बैठा है, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रेजिस्टेंस की है ओम, मल्टीप्लाई कर दूं मीटर के साथ, जो ये बच गया यूनिट, तो मीटर। तो हमें यूनिट मिल गई है ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो ओम गुणा में मीटर, ये हमें आंसर मिल गया। अगर वो सिर्फ रेजिस्टेंस की पूछता तो हमारा आंसर होता ओनली ओम, बट वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बता दिया कि जो लेंथ रेजिस्टेंस है तार का, वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी जब जो ये टेस्ला है, वोल्ट पर मीटर है, एम्पियर मीटर है, ये अलग अलग क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं। जैसे कि एम्पियर पर मीटर जो यूनिट है वो किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, तो वोल्ट पर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो यहां से तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कुलाम, लेकिन इसी की एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर। टेस्ला किसकी होती है, तो टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता है, सॉरी फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो ये एक मैग्नेटिज्म चैप्टर में चली जाती है, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर आ जाती है। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो उसका आंसर है यहां से निकल जाएगा ओम गुणा में मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मात्रा का संख्यात्मक मान किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये पूछ रहा है ये। तो देखना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, पर मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखो
जैसे अगर 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देख रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन यहां देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी गई है, लेकिन जो यूनिट है वो तो छोटी हो गई ना। मतलब आपने एक चीज बढ़ाई तो जो यूनिट थी वो क्या हो गई, छोटी हो गई। यहां पर आपने एक चीज कम की तो यूनिट बड़ी है मीटर सेंटीमीटर से। दैट मीन्स कैसा रिलेशन है इन दोनों का, इनवर्स है। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो ये पक्का है कि उसकी यूनिट जो है वो घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्स रिलेशन रखती है, इनवर्स रिलेशन रहेगा उसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। बिल्कुल ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप इस एग्जांपल से याद रख लेना कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये चीज बढ़ गई है लेकिन ये चीज छोटी हो गई है, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। तो नॉट्स, एम्पियर, कैंडेला, डेसिबल। तो देखो वैसे तो डेसिबल है, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि साउंड कितना लाउड है, कितना तीव्र है, कितना ऑडिबल है, कितनी उसमें एनर्जी की मात्रा है, दूर तक सुनेगा। ये सब प्रॉपर्टी इंटेंसिटी होती है, साउंड की तीव्रता होती है, ज्यादा दूर तक सुनाई देना। और ये प्रॉपर्टी साउंड के किस गुण पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। तो आपका जो माइक होता है, लाउड स्पीकर जो होता है, वो एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीट्यूड को ही तो बढ़ाता है, तो आवाज दूर तक सुनती है, तो इंटेंस सुनती है आवाज, साउंड इंटेंस हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसी को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर इंटेंसिटी की एक और मैं आपको, ये तो है याद रखने वाली यूनिट जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, डेसिबल। लेकिन अगर और कोई फॉर्मूला बेस्ड यूनिट देखना चाहें तो अकॉस्टिक पावर की जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी ही तो है वो। तो देखो, एनर्जी अपॉन में टाइम इनटू जिस एरिया से वो पास हो रही है। तो हम एक यूनिट और कह सकते हैं, एनर्जी की होती है जूल, अपॉन में टाइम की सेकंड, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ये जो अकॉस्टिक पावर है ये भी तो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसकी डेफिनेशन मैं अगर बोलूं तो मैं अगर बेस को दोनों जगह 1 कर दूं तो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट टाइम और 1 यूनिट एरिया हो, तो वहां से साउंड की जो एनर्जी जितनी पास आउट हुई है वही तो उसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लिखना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉस्टिक पावर अपॉन में एरिया। तो अकॉस्टिक पावर अपॉन में एरिया, और इसको ही हम इस तरीके से लिख देते हैं। दैट मीन्स अकॉस्टिक पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन में टाइम, और एरिया यहाँ पे है ही। तो ये इंटेंसिटी जो है इस पे भी यूनिट निकाली जा सकती है, एक यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो ये सब यूनिट, ये यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई, ये सब इंटेंसिटी ऑफ साउंड की ही यूनिट्स हैं। लेकिन डेसिबल, तो जो डेसिबल है 10वां हिस्सा बेल का, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। और एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के साथ, स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस जो होती है, दूरी जितनी बढ़ेगी उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम हो जानी है। आप सोच के देखो, आप जितनी दूर जाओगे उतनी दूर आवाज, धीमे धीमे दूरी बढ़ने के साथ आवाज की इंटेंसिटी कम भी तो हो जाती है, और आप जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे उतना इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ, आयाम के साथ, और दूरी के साथ। वो हमसे सिर्फ यूनिट पूछ रहा है, तो डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ये, मास इनटू वेलोसिटी। देखो, न्यूटन का जो गति का सेकंड लॉ है ना, वो ये चीज कहता है कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम और टाइम के रेशियो के बराबर होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कहलाता है फोर्स। तो मोमेंटम जो है m मल्टीप्लाइड बाय v, ये सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी, अपॉन में t है यानी कि टाइम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मास जो है इसको, यानी कि मोमेंटम की यूनिट निकालनी है तो ये हमें इसकी यूनिट निकालनी है, अगर ये इसकी, तो हम इसको इधर भेज देते हैं डेल्टा टी को, टाइम को। तो टाइम अगर इधर जाएगा फोर्स के साथ, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, मोमेंटम के, हो गया ना। सेकंड लॉ यही बताता है न्यूटन का गति का,
तो यहां से आप देखो मोमेंटम की क्या यूनिट बन गई, इसकी बन गई न्यूटन, टाइम की बन गई सेकंड। तो न्यूटन गुणा में सेकंड ये किसकी यूनिट है, ये मोमेंटम की है। इसके अलावा मोमेंटम का ये भी तो फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो न्यूटन सेकंड, ये हमारा आंसर फर्स्ट ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यानी एक तरीके से फोर्स की एक स्टेटमेंट क्या हो गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स, ये भी इसी की डेफिनेशन है। और न्यूटन का सेकंड लॉ इसी बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम। देखो परमाणु के जो आकार होते हैं ना, उसको किस में डिनोट किया जाता है, तो वो टर्म होती है फर्मी, जो कि एक वैज्ञानिक का नाम था एनरिको फर्मी, जिसने न्यूक्लियर सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाया था। तो फर्मी जो है, एटॉमिक लेवल के बारे में कोई भी रेडियस की बात करनी होती है, साइज की बात करनी होती है, तो फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 के बराबर होता है। और सारे का सारा एटॉमिक जो लेवल पर बात की जाती है, परमाणु स्तर पर, वो साइज ये प्रीफर किया जाता है, फर्मी में डिनोट किया जाता है। और प्रोटॉन जो होता है उसके डायमीटर के बराबर है ये। तो फर्मी जो होगा वो आपको याद रखना है। एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये मेनली वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य बताने में यूनिट ये काम लेते हैं, लेंथ की यूनिट है। और फर्मी जो है वो एटॉमिक लेवल पर, बहुत ज्यादा छोटे लेवल पर, 10⁻⁻15 लेवल पर बात की जाती है। बाकी न्यूटन, टेस्ला ये आपको पता है मात्रक है, यूनिट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हर्ट्ज में किसको मापा जाता है, हर्ट्ज में? तो देखो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, तो आपने सुन रखा है कि आप सुनते हो एफएम, एफएम में आता है 91.2 मेगा हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो बोल रहे होते हैं लास्ट में, वो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। वैज्ञानिक के नाम पे ये नाम रखा गया है फ्रीक्वेंसी की। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, या बोल दूं 1/सेकंड। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने कंपन या ऑसिलेशंस किए जा रहे हैं, उनका जो काउंट होता है, उसी काउंट को हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और इसको मेजर किस में किया जाता है, हर्ट्ज में किया जाता है। और वैसे इसका एक और मात्रक सेकंड इनवर्स बोल दें, या 1/सेकंड भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, हर्ट्ज किसको मापता है, फ्रीक्वेंसी को। एनर्जी, हीट, ये सब, हीट, ऊष्मा, इन सब के मात्रक तो जूल, कैलोरी, ये सब है। क्वालिटी जो साउंड की होती है, वो एक तरीके से साउंड की क्वालिटी होती है, जो उसके ओवरटोन्स पे, हार्मनी पे डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पे। सिंपल सा है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। जैसे साउंड का डेसिबल था इंटेंसिटी, वैसे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following physical quantity has the same unit as that of pressure? दाब जो होता है, दाब के बराबर किसकी यूनिट है, ये पूछ रहा है। तो दाब जो होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, या फेमस मात्रक क्या है, पास्कल। पास्कल का नियम दिया था उसने। तो पास्कल जो है वो किसका मात्रक है, दाब का। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेम यूनिट जो दाब की है वो और किस राशि की होती है। तो देखो एक टर्म होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी मटेरियल ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जितना आप फोर्स लगा रहे हो किसी स्पेसिफिक एरिया पे, वो उस पर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां पर भी प्रेशर का भी सेम फॉर्मूला है। तो स्ट्रेस और प्रेशर जो होते हैं, दाब, इन दोनों की यूनिट फॉर्मूला सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एकदम प्रेशर के बराबर होती है। बाकी एंगुलर मोमेंटम हम बढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी, ये तो सिंपल मोमेंटम हो गया, और बीच का रेडियस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एम वी आर। वर्क जो होता है, वर्क की आपको पता ही है कि जूल, कैलोरी, ये सब यूनिट होती है। लास्ट स्ट्रेन जो होता है उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, यूनिटलेस होती है, वो कोई मात्रक नहीं है। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं है, स्ट्रेस का मात्रक फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वही फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का है। तो सेम होगी यूनिट स्ट्रेस के। नेक्स्ट देखते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, अभी हमने बात की थी
तो एंगस्ट्रॉम जो होती है, इसको इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। और मीटर किसकी यूनिट हो सकती है? लेंथ की, लंबाई की। और वो भी लंबाई किसकी? किसी वेव की लेंथ। तो बिल्कुल सही है, एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है? वेव लेंथ। तो अगर यहाँ पर नैनोमीटर लिखा होता तो नैनोमीटर चूज कर लेते, अगर ये नहीं होता तो। वो कितना होता है? 10⁻9 मीटर। पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। ये सब अलग अलग लेंथ के अलग अलग कन्वर्जन है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। एनर्जी की आपको पता ही है, अभी हमने बात की थी, जूल कैलोरी, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज थी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड थी। तो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। बार बार इन्हीं में से एग्जाम में रिपीटेशन होता है। आप अगर इसको याद करके बैठे हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। देखो, जूल एनर्जी से जिस तरह से रिलेटेड है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो ये पूछ रहा पास्कल किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात की थी, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया। इसकी एक यूनिट तो फॉर्मूला से बनी थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने ये भी तो कहा था कि जो प्रेशर की यूनिट है वो क्या है? पास्कल। पास्कल का लॉ पास्कल वैज्ञानिक ने दिया था, उसी पे आधारित पास्कल को दाब का मात्रक बना रखा है, डिसाइड किया हुआ है। तो पास्कल प्रेशर की यूनिट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रेशर। जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पास्कल है प्रेशर। देखो कितना रिपीटेशन चल रहा है, बार बार यूनिट्स में कॉमन चीजें आ रही हैं सब। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की क्या इकाई है? तो अभी वापस अगेन वही आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये है प्रेशर की यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की क्या इकाई होती है? दाब की इकाई पूछ रहा है। अभी हमने बात की थी, प्रेशर का ये फॉर्मूला था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो, अगर ये प्रेशर की यूनिट पूछता, देखो ऑप्शन दिए हुए, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर एमएम। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, अगर इस तरीके से लिखा होता, किलोग्राम फोर्स पर एरिया, तो हम कह सकते थे बेटर होता। अदरवाइज प्रेशर की हमेशा डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, ना कि मास। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की, ना कि मास पर यूनिट एरिया। ये एक्चुअली में सही तो नहीं है। यहाँ पर बेटर क्या होता? किलोग्राम फोर्स इस तरीके से लिखा होता पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिर भी हम कह सकते थे कि हाँ ये प्रेशर की यूनिट हो गई है। तो बेटर ये हम कह सके कि नन ऑफ द अबव है, बिकॉज जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन साफ साफ बता रहा है कि मास पर एरिया, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। और आपको पता है कि फोर्स और मास में डिफरेंस होता है। लेकिन बेटर क्या होता? किलोग्राम फोर्स बोल दिया जाता, तो ये ऑप्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ के ऑफ अ स्प्रिंग इज। स्प्रिंग का जो बल स्थिरांक, बल नियतांक होता है के, उसकी यूनिट पूछ रहा है। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? अगर मैं कहूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है वो एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, जो ये बताता है कि अगर मैं एक स्प्रिंग बना दूं ऐसे आपके सामने, तो ये आप इस पर एक फोर्स लगाओगे। अब वो फोर्स जो है वो इस स्प्रिंग को डिफॉर्म करेगा, और वो डिफॉर्म करेगा, एक सपोज करो एक्स दूरी तक उसने उसको एक्स डिस्टेंस तक डिफॉर्म कर दिया। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो अप्लाइड फोर्स का, और जो ये डिफॉर्म हुआ है डिस्टेंस का, और प्लस नेगेटिव साइन, इसके इक्विवेलेंट होता है। कि जितना फोर्स लगाना है स्प्रिंग पे आपको, जिससे वो जितनी दूरी तक डिफॉर्म हो सके, इन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और ये है दूरी मीटर। तो न्यूटन अपॉन में मीटर, आंसर क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर। होता क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट? ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, which one of the following is not the unit of heat?
ऊष्मा की क्या इकाई नहीं है, तो ऊष्मा एक तरह की थर्मल एनर्जी है। अब थर्मल एनर्जी है, दैट मीन्स एनर्जी की जो जो यूनिट्स होंगे हम देख लेते हैं। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में क्या मापते हैं? सेंटीग्रेड में आपको पता है टेम्परेचर मापते हैं, तापमान मापते हैं, ना कि हीट। तो यही हो गया हमारा आंसर, नोट पूछ रहा है वो, तो पहला आंसर तो ये हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं। कैलोरी, अर्ग और जूल, बिल्कुल ठीक है, ऐसा यूनिट हो गई। बाकी सीजीएस यूनिट्स हो गई है, सब एनर्जी की है, सब हीट की यूनिट्स हैं। और एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। ये आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, और ये सब यूनिट्स हीट की, लेकिन ये टेम्परेचर की। टेम्परेचर और हीट डिफरेंस होते हैं, चेंज होते हैं, आपस में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव इट्स एसआई यूनिट नेम्ड आफ्टर पास्कल। देखो, तो देखो बार बार हम बोलते आ रहे हैं पास्कल का नियम, पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो आपको क्वेश्चन देखते हो जाएगा पास्कल किसकी यूनिट होती है, दाब की, प्रेशर। यहीं से हमें आंसर मिल गया है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट जो थी वो पास्कल थी। पास्कल्स लॉ दिया था उसने, क्या कहा था? पास्कल्स लॉ में क्या था कि अगर कोई कन्फाइंड फ्लूइड है, बंद तरल है, उस पर आप बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, तो वो लगाया गया जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो उसमें इक्वली, उस थ्रू आउट फ्लूइड के अंदर इक्वली फैल जाता है हर डायरेक्शन के अंदर। ये क्या बोला था? पास्कल्स लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, पारसेक माप किसकी इकाई है? देखो, पारसेक जो है वो वैसे तो डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की, लेकिन आप और हम उसको दूरी के लिए यहाँ तो नॉर्मली यूज नहीं करते अर्थ पे। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, खगोलीय दूरियां होती हैं, वो बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा दूरी में होती है, वहां पर इस यूनिट को यूज किया जाता है। तो ना तो ये डेंसिटी की यूनिट है, ना ब्राइटनेस की है, ना ऑर्बिटल वेलोसिटी की है, ये सिंपल दूरी है। दूरी जिसको आप हम किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, ये वही है। तो पारसेक जो होती है ये बहुत बड़ी यूनिट है। नॉर्मली क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एयू इसको कहते हैं। ये क्या होती है? सन की जो दूरी है अर्थ से, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर मेजर कर देते हैं। तो पारसेक जो है वो होता क्या है? 1 AU अपॉन में जो 1 आर्क सेकेंड होता है, यानी सन के साथ जो स्टार वाला एंगल बनता है दूरी के साथ, ये वो है, इनका रेशो है पारसेक। तो है क्या ये एक्चुअली में? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट है। और अब अगर बोला जाए कि इसके अंदर अमाउंट पूछें कि कितनी किलोमीटर होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो एक पारसेक जो होता है उसके अंदर 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है किलोमीटर के अंदर। तो पारसेक किसकी यूनिट है? लेंथ की, दूरी की है, खगोलीय दूरी वो भी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये भी दूरी है। ठीक है। लाइट ईयर, याद रखना, कुछ अच्छी बात कर लेते हैं क्वेश्चंस में। लाइट ईयर हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये किसकी दूरी है? तो देखो इसके नाम में वर्ष लिखा है, ईयर लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये समय की इकाइयां हैं, नाम में लिखा हुआ है समय, क्योंकि साल तो समय होता है। तो ये समय नहीं है, ये भी किसकी यूनिट है? ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। अब ये डिस्टेंस की यूनिट कैसे है? तो सिंपल सी चीज है, आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट एक साल में, 1 ईयर के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी क्या है? एक तरीके से डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी यही है, सन और अर्थ के बीच की दूरी। पारसेक भी यही है, किलोमीटर, नॉटिकल माइल्स, ये सब दूरियां ही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूज में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? देखो याद रखना है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। तो हम केमिस्ट्री में हर जगह केल्विन का डेटा ही यूज करते हैं, बिकॉज टेम्परेचर की एसआई यूनिट यही है। और डिग्री फ़ारेनहाइट और ये अदर यूनिट्स हैं। देखो एम्पियर तो हो ही नहीं सकती, ये तो करंट की है, कैंडेला नहीं हो सकती। रोमर स्केल ये एक पैमाना है टेम्परेचर का। और केल्विन, तो केल्विन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आपको। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ड्यूमर, रैंकाइन, पैमाने बहुत सारे हैं। केल्विन को ऐसा यूनिट बोली गई है टेम्परेचर की, तापमान की।
नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ईयर। देखो अभी बात की हमने, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, किसकी यूनिट है ये? तो देखो, वेरी लार्ज डिस्टेंस, टाइम इंटरवल इन ईयर्स, अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन अर्थ इन अ ईयर, मास ऑफ एटम्स। तो देखो अभी हमने सिंपल सी बात की थी कि लाइट जो होती है वो एक साल में जितनी दूरी तय करती है, लार्ज डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी होगी ये, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है ये, तो आंसर क्या हो गया? वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, पूछे आपसे कि ये दूरी बहुत ज्यादा है, किलोमीटर में कितनी है, तो हम कह सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये 1 लाइट ईयर की किलोमीटर में अगर कोई बोले तो ये इक्विवेलेंट है। पर ज्यादातर वैल्यूज नहीं पूछी जाती है, किस चीज की यूनिट्स ये देकर के कंफ्यूज करते हैं। ईयर समय है, समय पे कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है वही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड, प्रतिरोधकता, अभी हमने आज बात की थी रेजिस्टिविटी की, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें इसका सिंबल आया था रो, और उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? RA/L। इसकी यूनिट है ओम, इसकी थी मीटर स्क्वायर, इसकी थी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बन गई? ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो ओम गुणा में मीटर। तो देखो यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं। ओम गुणा में मीटर यानी कि ओम गुणा में मीटर, तो देखो ओम गुणा में सेंटीमीटर है, तो ये भी लेंथ की ना, तो हम आंसर दे सकते हैं कि ओम मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। बेस्ट ऑप्शन हमारा अगर कि हमें मिल जाता तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली मैच हो जाता। तो ओम गुणा में दूरी की जो यूनिट है मीटर, उसकी जगह सेंटीमीटर दे दिया। तो वैसे बेस्ट तो हमारा ओम इंटू मीटर होता है रजिस्टिविटी की, बट ठीक है ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये भी विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रजिस्ट्री की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? जूल, हम बार बार बोलते आ रहे हैं जूल कैलोरी, ये तो होती है। वॉट घंटा, इसको समझ लेते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, यानी एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये हम कहते हैं पावर को। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। एनर्जी की होती है, एनर्जी को हम यही रखते हैं। टाइम जो है उसकी होती है सेकेंड या आवर, जो भी। हम अगर टाइम को इधर पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब अगर सपोज करो यहाँ पर मैं टाइम की यूनिट ले लेता हूँ आवर, ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों की, तो इक्वल्स टू में क्या आ गया? एनर्जी। दैट मीन्स वॉट इनटू आवर भी तो एनर्जी की यूनिट है, तो ये भी एनर्जी की यूनिट है। ज्यादातर हम इसको किलो वाट आवर में यूज करते हैं, जो कि हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट है ये, किलो वाट आवर। न्यूटन गुणा में मीटर। देखो आपको पता है वर्क और एनर्जी सेम यूनिट्स रखती हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। ये तो वर्क का फॉर्मूला ही है, एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क सेम यूनिट रखता है एज वेल एज एनर्जी जैसे, तो आंसर क्या हो गया? न्यूटन गुणा मीटर, ये भी तो एनर्जी की यूनिट होगी है, बिल्कुल होगी न्यूटन गुणा मीटर। तो अपने आप आंसर तो हमें मिल चुका है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ये यूनिट है किसकी? अगर आप तो थोड़ा सा सोचो तो किलोग्राम है, किलोग्राम किसकी होती है? मास की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने बोला था त्वरण की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो ये जो यूनिट लिखी गई है फोर्थ, ये किसकी है? ये फोर्स की है, ना कि एनर्जी की। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ये यूनिट एनर्जी की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग की इकाई पूछ रहा है। संवेग का फॉर्मूला हम बार बार लिख चुके हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यहां से हम देख सकते हैं केजी गुणा मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर सेकंड इनवर्स। तो देखो केजी मीटर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1, ये हमारा आंसर बन गया। ये आंसर बन गया। बाकी सब में पावर ऊपर नीचे है, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। यहाँ से हम एक एक मिनट, मोमेंटम तो हम कई बार देख चुके हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई बताना। देखो मीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, मीटर। आपको पता है मीटर, ये सब लेंथ की यूनिट्स है। मीटर आप जानते हो किलोमीटर में कितने हजार मीटर होते हैं। फर्मी हमने इस चैप्टर में बात की थी 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम एटॉमिक लेवल पे परमाणु स्तर पर हम इस साइज में बात करते हैं हर चीज की। एंगस्ट्रॉम कितना बताया था, 10 की पावर माइनस 10 मीटर बताया था। मिलीमीटर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इन सब में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, ये सिंपल मीटर है। तो -15 सबसे छोटी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्मी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है यहाँ। नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड। देखो स्पीड की यूनिट पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम देख लेते हैं कि किस किस की यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम में दिख रही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम दिख रही है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम बिल्कुल दिख रहा है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम दिखाई दे रहा है, हर जगह दिख रहा है ये। लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अपॉन में टाइम तो ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया कि ये नहीं है स्पीड के। बाकी सब में तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज नॉट हैव एनी यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। स्पीड, स्पीड की तो मीटर पर सेकंड। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी भी यूनिट होती है किलोग्राम अपॉन में वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी तो हो सकती है इसकी यूनिट, तो इसकी भी तो यूनिट होती है। रिलेटिव डेंसिटी, एक्सीलरेशन, त्वरण को तो हम बार बार बोल रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबकी यूनिट्स होती है। रिलेटिव डेंसिटी को देखते हैं, तो देखो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला देखो। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी की। वाटर की डेंसिटी के साथ हम गिवन कोई भी सब्सटेंस है उसकी तुलना कर लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी है, सेम क्वांटिटी है। तो ऊपर भी मास अपॉन वॉल्यूम, नीचे भी मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट्स क्या हो गई, कट गई। दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिकॉज ये रेशो है दो डेंसिटी का। रेशो में यूनिट्स हमेशा कट जाया करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की इकाई कौन सी है। देखो आपको पता है ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या बोली थी हमने, जूल बोली थी। देखो पास्कल, पास्कल तो प्रेशर की है, जूल ये रही। तो एनर्जी हमें आंसर मिल गया है, एनर्जी की यूनिट ऐसा यूनिट है जूल। कैलोरी, कैलोरी और जूल दोनों एनर्जी की यूनिट्स हैं, बस ये नॉन ऐसा यूनिट है, सीजीएस में है। हॉर्स पावर, देखो इसके नाम में ही है पावर, शक्ति। तो हॉर्स पावर जो होती है वो तो एक तरीके से एनर्जी की यूनिट नहीं है, वो पावर की यूनिट है, शक्ति की यूनिट है। पास्कल प्रेशर की है, कैलोरी जरूर एनर्जी की यूनिट है। तो क्वेश्चन बेटर होता कि अगर ये आंसर तो जूल है हमें पता है, बट कैलोरी भी तो एनर्जी की यूनिट होती है। ये दोनों हो गए वैसे देखा जाए तो, सिंपल अगर यूनिट पूछ रहा है तो बेटर क्या होता, क्वेश्चन पूछता विच इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई मात्रक कौन सा है, तो हम आंसर क्या लगा देते, जूल। तो आप यूँ समझ लो इस क्वेश्चन को, जूल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो बार बार हम करते आ रहे हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट तो क्या होगी, सिंपल सी, न्यूटन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्ट। ये आपसे पूछ रहा है वोल्ट का प्रतिनिधित्व, यानी वोल्ट की यूनिट पूछ रहा है आपसे। देखो जो वोल्ट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिंपल सा आपको बताऊं तो एक पावर का फॉर्मूला होता है वोल्ट इनटू करंट। ये पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं वोल्ट को निकालना चाहूं तो क्या बन गया, पावर अपॉन में करंट। पावर की यूनिट आप सबको पता है वॉट होती है, करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है। तो वोल्ट का हमारे को सिंपल सा आंसर मिल गया क्या, वॉट पर एम्पियर। तो ये छोटे छोटे अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो जो पोटेंशियल होता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला और होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, तो ये भी तो इसका फॉर्मूला है। बट ऑप्शन जो दे रखे हैं इसने वो इस फॉर्मूले में हमें नहीं दे रखे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम हमें कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इनवर्स आंसर जरूर ऑप्शन जरूर है, कुलाम अपॉन जूल। जूल पर गुलाम होता तो ये भी आंसर सही हो जाता, बट वो हमसे इस फॉर्मूले वाला पूछ रहा है, तो हमें आंसर मिल गया है वॉट पर एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति का मात्रक, आपको पता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट, वॉट में मापा जाता है। इसके अलावा हॉर्स पावर अभी हमने बात की थी, वो भी अश्व शक्ति भी इलेक्ट्रिक पावर की ही है। तो आपको याद रखना है किलो वाट आवर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वॉट दिख रहा है, ये एनर्जी की यूनिट है, पावर की नहीं, क्योंकि इसके साथ समय का मल्टीप्लाई कर दिया गया है इसलिए, और ये एक यूनिट के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज एच, इट स्टैंड्स फॉर, प्रेरकत्व की एसआई इकाई का मात्रक एच है। इसका अर्थ क्या है, देखो जो इंडक्टेंस होता है ना, इंडक्टेंस को सर्किट में इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और ये जो इंडक्टेंस होता है, सॉरी एच इसको डिनोट करता है हेनरी को, जो इसकी यूनिट है, और इसको दिखाते हैं इस तरीके से एल, ये इसका सिंबल हो गया। एच जो है वो हेनरी को रिप्रेजेंट करता है, हेनरी इसकी यूनिट है इंडक्टेंस की, और ये इसको दिखाने का सर्किट में तरीका है। तो सर्किट में हम इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे कैपेसिटर को हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो सबको दिखाने का तरीका होता है, वैसे ही ये है इंडक्टेंस का सिंबल। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैक्सवेल यूनिट है वो पूछी जा रही है। तो देखो मैक्सवेल जो यूनिट होती है ना, वो होती है चुंबकीय फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, और वो भी सीजीएस यूनिट है ये एसआई यूनिट नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर, तो वेबर एसआई यूनिट है, और मैक्सवेल जो है वो सीजीएस यूनिट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड सरफेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो एक क्लोज सरफेस से जितनी पास आउट हो रही होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं, और इसी की यूनिट क्या है, मैक्सवेल। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक क्या है। तो देखो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर मैं इस सेकंड को ऊपर ले आऊं तो ये मात्रक बन गया, तो मीटर गुणा सेकंड की पावर -2, ये आंसर हो गया हमारा। तो मीटर गुणा सेकंड की पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एमिटेंस इज, दीप्त उत्सर्जन की एसआई इकाई। तो ये जो ल्यूमिनस एमिटेंस है ये किस चीज को मापता है, तो ये मापता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये इसको मेजर करता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लक्स इसकी यूनिट होती है। तो आंसर इसका क्या हो गया, लक्स। इसके अलावा पूछे ल्यूमेन, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, ये किस चीज की यूनिट है, तो ये केवल ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। तो देखो ल्यूमिनस इमिटेंस की तो हो गई, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, आंसर है लक्स, और जो ल्यूमेन यूनिट होती है वो होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की ओनली, ल्यूमेन। तो ये यूनिट्स आपको डायरेक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर होगा बैक्यूरेल, याद रखना है, हेनरी बैक्यूरेल थे, इसके अलावा मैरी क्यूरी थी। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स जो है एक तो बैक्यूरेल और एक क्यूरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बैक्यूरेल होती है, ठीक है। पहले हुआ करती थी एक यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो आपको बैक्यूरेल वैज्ञानिक का नाम है, क्यूरी ये सब रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। बाकी डेसिबल, कोबाल्ट तो एक एलिमेंट है, एम्पियर आपको पता है करंट की है, डेसिबल साउंड की है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे यूनिट्स के, मात्रकों के, किस तरीके से मात्रक आपको याद रखने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मात्रक आ रहे हैं बार बार एग्जाम में। अगर आप ये सब क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हो
चांसेस है नया क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से कहीं से बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया टॉपिक लेकर के।